Hello students, in today's video we'll discuss वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाम से ही क्लियर है वैलेंस। तो हमारी इस थ्योरी में की अप्रोच क्या है कि इसमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कस करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन एजम्पशंस हमें क्या कहती हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज जब भी आपका एटम्स कंबाइन करते हैं, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम्स की आइडेंटिटी लूज नहीं होती। सो एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट, इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें हमें क्या बता रही है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एज सच, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इट मीन्स ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनकी आइडेंटिटी लूज हो जाए, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स दे विल रिटेन देयर आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारी चीज क्या कहती है, जब भी आपका कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इतना हमें पता है। whenever there is formation of bond there is release of energy, so more is the release of energy, more will be the stability of the bond। ये इन शॉर्ट हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताता है। और इसी से रिलेटेड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन इज व्हाई हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन H2 आपने बात सुनी है, बट He2 इट डज नॉट। H2 तो बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, पर क्या कभी आपने हीलियम मॉलिक्यूल की बात सुनी है? हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता? तो हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स डू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ। सिमिलरली हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, सो दोनों हीलियम के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्यों H जो है वो H2 बनाता है और He नहीं बनाता है। मैंने सबसे पहले दोनों के न्यूक्लियस बनाए, ये दोनों हाइड्रोजन्स के न्यूक्लियस हैं एंड न्यूक्लियस इज कैरिंग ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन बनाए हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जब दो H एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो हमने उनके इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिए, उनके न्यूक्लियस भी बना दिए। हम ये देखेंगे कि उनके अंदर कितनी अट्रैक्शंस हैं और कितनी उनके अंदर रिपल्शन है। तो जो ये एक हाइड्रोजन H1 है, ये दूसरे हाइड्रोजन का है। ये फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। मैंने E1 और E2 से इसको रिप्रेजेंट करा है। तो सबसे पहले हम अट्रैक्शन की बात करते हैं। अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगी? ऑलवेज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस हाइड्रोजन की अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस हाइड्रोजन की अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है, मींस देयर आर टू अट्रैक्शंस। नाउ व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब ये दोनों पास पास में आ गए तो क्या होगा, H1 की जो है अट्रैक्शंस वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ही बनेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली इसकी इसके साथ ही बनेगी। तो पहले आपके पास दो अट्रैक्शंस थी, लेकिन जब ये दोनों पास पास में है, मैंने जो न्यू अट्रैक्शंस अराइज हुई हैं, जब दो H एक दूसरे के पास पास आते हैं तो मैंने इनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करा है। तो दो अट्रैक्शंस आपके पास पहले थी, दो अट्रैक्शंस आपके पास नहीं बनी है। So two old and two new, number remains same. Now let's discuss the repulsion. अब हम इनकी रिपल्शन देखते हैं। अगेन मैं इसको फिर से बनाती हूँ। ये न्यूक्लियस है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिपल्शन किस किस के बीच में होती है? जो सेम चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर। चलिए देखते हैं। जब ये पास पास में आए तो क्या हुआ, रिपल्शन हुई। इसके इलेक्ट्रॉन की इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन हुई। और कोई रिपल्शन हमें नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा है कि यहाँ पर दो अट्रैक्शंस थी और यहाँ पर दो ही हमें रिपल्शन नजर आ रही हैं। तो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस रिमेन सेम।
कोई भी फोर्स कम या ज्यादा नहीं है, जितनी अट्रैक्शन थी उतनी ही रिपल्शन है। सो He2 इज सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। चलिए हम देखते हैं कि He2 में क्या प्रॉब्लम है। अब हीलियम, ये हमने एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, ये दूसरी। अब हर एक हीलियम के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये इस हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन बनाए, अब मैं इस हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स बनाती हूँ। ये दोनों के न्यूक्लियस, ये दो इलेक्ट्रॉन एक हीलियम के He1 का नाम दे देती हूँ, इसको मैंने He2 का नाम दे दिया, और ये उसके दो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सबसे पहले हम अट्रैक्शन देखते हैं। अट्रैक्शंस इसकी न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इसकी अगेन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इसी तरह इस हीलियम की अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक के साथ, और ये दूसरे के साथ। हमें 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस नजर आ रहे हैं। नाउ व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, सिमिलरली उसके दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इसका न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करेगा। इसी तरह से इसका न्यूक्लियस इसके साथ अट्रैक्शन एंड इसके साथ। तो 4 अट्रैक्शंस मेरी पहले थी, 4 ही अट्रैक्शंस मेरी बाद में आई हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिपल्शन। अगेन सेम हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं रिपल्शंस कितनी है। रिपल्शन किस में होनी है, अब ऑपोजिट चार्जेस के बीच में। तो फर्स्ट रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। नाउ व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो आपको यहाँ पर कितने रिपल्सिव फोर्सेस नजर आ रहे हैं, एक तो हमारा सेंटर में है 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें यहाँ पर 5 रिपल्सिव फोर्सेस नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो इन केस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, हाउ दे कैन कम, दे कैन अप्रोच ईच अदर। सो He2 डज नॉट फॉर्म। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, why H2 is formed and He2 is not formed on the basis of valence bond theory। चलिए आई होप ये सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट we'll discuss nature of covalent bond। now depending upon the overlapping, covalent bond दो तरह का होता है, सिग्मा एंड पाई। ये सारी चीजें आपके लिए न्यू हैं, आपने अभी तक अपनी लोअर क्लासेस में सिग्मा एंड पाई के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। सो दिस इज न्यू, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स, सिग्मा, उसका सिंबल सिग्मा, एंड सेकेंड है हमारी पाई, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास पास में आते हैं एंड बॉन्डिंग किस में होती है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इट इज द बॉन्डिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड क्या है, इट इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। साइड वाइज दो चीजें जा रही हैं, सामने सामने से टकरा गई, वो क्या हो गया, आपकी बहुत एक्सट्रीम ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, जब साइड वाइज दो चीजें ऐसे साइड में टकराती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज। अभी हम इसका थोड़ा सा बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। सिग्मा बॉन्ड क्या है, इट इज अलोंग द internuclear axis, bonding between two atomic orbitals along the internuclear axis। सिग्मा बॉन्ड की फर्दर 3 टाइप्स हैं। सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन सकता है, एस और एस के बीच में, एस एंड पी जेड के बीच में, देन पी जेड एंड पी जेड के बीच में, एस और एस के बीच में, ये एस एक एस का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों पास पास में आए, ओवरलैपिंग हो गई एंड वी गेट
एस एस ओवरलैपिंग। अगर हमने एस और पीजेड में बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एस, एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्फेरिकल इन नेचर, ये हमें पता है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, इट इज डम्बल शेप। ठीक है, तो हमें पीजेड है तो पीजेड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। ठीक, ये मैंने पीजेड बनाया है, तो आप देखोगे दिस इज इस तरह की, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। अब पीजेड पीजेड के बीच में हम शो करते हैं पीजेड, लोब्स होते हैं हमारे पी ऑर्बिटल के। ठीक है, ओवरलैपिंग दिखानी है, इन दोनों लोब्स में पास पास आएंगे, ये ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, ये हमारा क्या बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं। ये किस किस में बन सकता है, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में बन सकता है, एस और पीजेड में बन सकता है, पीजेड और पीजेड में बन सकता है। जो पाई ऑर्बिटल है आपका, जो पाई बॉन्ड है, ये किस किस में बनेगा, ये बनेगा आपका पी एक्स एंड पी वाई में, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, पी एक्स प्लस पी एक्स, ये किसी एक का पी एक्स है, ये दूसरे का पी एक्स है। साइड वाइज ओवरलैपिंग इसने दिखानी है, आप देख सकते हो अबव एंड बिलो द प्लेन। जो हमारा पाइप है ये कैसे है, पी एक्स, इट मीन्स पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और वो जो पी ऑर्बिटल है उसके लोब्स कहाँ पर होते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन। ये आपका प्लेन है, उसके ऊपर और नीचे और साइड वाइज ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसी तरह से ये पी वाई में भी बन सकता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैपिंग। अब हमने सिग्मा भी पढ़ लिया, पाई भी पढ़ लिया। चलिए हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड, फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, इट इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड इट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड इट इज द वीक बॉन्ड। इन सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, हमने देखा है एस आया है, बट इन पाई बॉन्ड देयर इज नो एस, एस ऑर्बिटल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो एस ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड। So these are the few important differences between sigma and pi bond. नेक्स्ट हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, दैट इज दी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिड, आपने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में भी सुना होगा हाइब्रिड वैरायटीज। हाइब्रिड का मतलब जब किन्हीं भी दो चीजों को मिक्स करके हम एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, hybridization it is the process of intermixing, it is the process of intermixing of the atomic orbitals so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new orbitals having equivalent energies and shapes. This process is called hybridization. इसमें हम इंटरमिक्सिंग करते हैं, किसकी करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। क्लियर, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। हमारे पास एक सिंपलेस्ट है CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं। हम बोलते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट, हमने 10th में पढ़ा कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने सी की, सी के पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2, 1s फुली फिल्ड, 1 वाला शेल फुली फिल्ड है, 2 वाला भी फुली फिल्ड है, 2p जो है दैट इज नॉट फुली फिल्ड, नॉट हाफ फिल्ड, बट इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस इट कैन एडजस्ट 2 हाइड्रोजन्स, बट it adjusts 4 hydrogens,
मीथेन इज स्टेबल कंपाउंड, तो हमारी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यहीं से स्टार्ट होती है। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन कैसे अकोमोडेट करता है? क्यों? इसको तो बाइवेलेंट होना चाहिए, ये टेट्रावेलेंट क्यों है? तो इसी का आंसर हमारी हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बोला है इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन जब आपने करवानी है तो उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए, या हमारी उसको हम आप उसके कैरेक्टर्स भी बता सकते हो। तो एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होने चाहिए? जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, जिनकी आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, दे शुड हैव इक्विवेलेंट एनर्जीज, दे शुड हैव इक्विवेलेंट शेप्स, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, एंड दे हैव कंपैरेबल एनर्जीज होनी चाहिए, और उनकी शेप जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। क्लियर? एनर्जी सेम होंगी तभी तो वो इंटरमिक्स करेंगे। तो लेट्स डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, इसकी टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन की काफी सारी टाइप्स हैं, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे sp, sp2, sp3। इनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैंने पहले वही टाइप्स करी है जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। सो फर्स्ट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। चलिए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। ये इसका वैलेंस शेल है, इट मींस दीज इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट। तो मैंने बेरिलियम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। बेरिलियम ने 2 Cl को एडजस्ट करा है। Cl के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये तो थी हमारी शेप्स कर बेस पर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका 1s भी फुली फिल्ड है, इसका 2s भी फुली फिल्ड है। तो बेरिलियम को तो जरूरत ही नहीं है। बेरिलियम 2 Cl कहाँ एडजस्ट करेगा? दिस शेल इज फुली फिल्ड, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 1 में है, 2 में 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका 2s भी फुली फिल्ड है। तो अब ये 2 Cl को एडजस्ट कहाँ से करेगा? मैं इसकी हंट्स के अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। तो ये है मेरा 2s, 2 का आगे pb होता है, तो मैं इसका pb बना लेती हूँ। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैंने 2 में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, p इसका वैकेंट है। अब मुझे 2 Cl एडजस्ट करने हैं। Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट मैंने करी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये सेम शेल है, देयर एनर्जीज आर कंपैरेबल। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को p में एक्साइट करवा दिया है। अब मेरे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी, ये इसके आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। अब ये हाफ फिल्ड हैं, तो यहाँ पर एक क्लोरीन एडजस्ट करेगा जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह यहाँ पर दूसरा। तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी हो गई। इस तरह से 2 Cl यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब हमें बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से आप देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर आपने इंटरमिक्सिंग कर दी, यहाँ पर एक में 2 इलेक्ट्रॉन से ये फुली फिल्ड था, हमने इसको उठाकर एक्साइट करवा दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एक इलेक्ट्रॉन s का है, एक इलेक्ट्रॉन p का है। क्लियर? तो मेरी इस हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाती हूँ तो इसकी शेप्स मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। इसकी शेप्स अगर आप ज्योमेट्री बनाते हो तो इसकी शेप क्या आती है? लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो इस तरह से आपको और भी काफी सारे एग्जांपल्स देके पूछा जा सकता है। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन BeF2, BeH2, कुछ भी एग्जांपल देके आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2, चलिए मैंने एग्जांपल लिया है BCl3, बोरोन। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 1s2, 2s2, 2p1। मैंने सबसे पहले इसकी आव कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब इसका 1 फुली फिल्ड है, 2s भी फुली फिल्ड है। सो मैंने सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, 2s। फिर मैंने इसका 2p बनाया है। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px,
py एंड pz। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बना दिए, p में एक ही है। नाउ इट कैन एडजस्ट ओनली 1 Cl, इसके पास एक ही हाफ फिल्ड है, ये तो फुली फिल्ड है, बट इट हैज टू एडजस्ट 3। नाउ आई विल राइट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि ये 2 वाला ही शेल है, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जीज, सो इट इज इजीली टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2s टू 2p। तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब इसके पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ दीज विल एडजस्ट 3Cl। क्लियर? सो विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन? ये हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, एक s का और 2 p के। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नेम क्या हो गया आपका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाते हो, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। It is trigonal planar geometry and bond angle इसका रहेगा 120 डिग्री। So this is sp2। आपको इसका और एग्जाम्पल आ सकता है, bf3 में आपको हाइब्रिडाइजेशन बनानी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH4। CH4 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगी। दिस इज 2s, ये आपका 2p रहा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 2p में है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हर्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन कैन एडजस्ट 2 हाइड्रोजन्स, बट CH4 कार्बन के पास तो 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो इसने क्या करा है? इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन 2 का जो है, 2s का जो है, वो कहाँ चले जाएगा? इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। नाउ आई गोट 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए। सो दीज विल एडजस्ट 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो इन दिस वे CH4 इज फॉर्म्ड। मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? एक s है और 3 मेरे पास p के हैं। दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम इसकी शेप की बात करें, तो इसकी शेप क्या रहती है? टेट्राहेड्रल शेप। 4 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर, दीज आर द 4 हाइड्रोजन्स। और इसका बॉन्ड एंगल क्या रहता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने जो भी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी है, हमने देखा कि 2s के इलेक्ट्रॉन को हमने 2p में शिफ्ट किया है। हमारे पास अब कुछ हाइब्रिडाइजेशन ऐसी भी होती है जिसमें लोन पेयर भी आते हैं। तो नाउ हाउ दीज लोन पेयर अफेक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स? सो नाउ वी विल डिस्कस 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट इज ऑफ अमोनिया एंड सेकंड इज ऑफ वाटर। So how their geometry suffered due to the presence of lone pair. So let's take first NH3, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाई। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। सो दिस इज 2s, p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके मैंने 3 बना दिए। हर्ट्ज क्या कहता है कि तब तक आपने पेयरिंग नहीं करनी है जब तक हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। नाउ आई हैव टू एडजस्ट 3 हाइड्रोजन्स, तो 3 हाइड्रोजन्स मेरे यहाँ पर चले जाएंगे। तो लेकिन ये पूरे का पूरा मेरा वैलेंस शेल है। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज लोन पेयर। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज लोन पेयर। अब वैलेंस शेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज इनर्ट, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, बट इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बट इसकी अगर आप शेप चेक करो, तो इसकी शेप क्या आती है? लाइक दिस, इट इज पिरामिडल शेप। दिस इज नॉट participating in bonding, but it is a part of bond formation. So the shape is pyramidal shape and bond angle इसमें आप देखो, हमारी मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना था? 109.28। इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 107। एंड इसकी शेप क्या है? पिरामिडल, बट हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है। अगर आप एग्जाम्पल लेते हो वाटर,
वाटर का सेंट्रल एटम है हमारा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दिस इज 2s, हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली 2s, दिस इज 2p, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले मैंने सिंगल बनाया, इसके बाद मैंने पेयरिंग करी है। नाउ आई हैव ओनली 2 half filled, so these will are just 2 hydrogen atoms. Clear? Now these two will act as lone pair. तो अगर आप इसकी शेप की बात करो, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में? एक s और 3 p। इन तीनों जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उसमें से s बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, px भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट इट इज पार्ट ऑफ शेप। तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो है sp3। इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप भी बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। एंड इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री 0.5 मिनट्स। सो ये बॉन्ड एंगल कम क्यों है और इसकी शेप रेगुलर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। सो ये थी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास कार्बन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इट कैन शो sp, it can show sp2, it can show sp3 also. आपने इथेन, इथीन, इथाइन, ये 3 नाम तो आपने सुने होंगे, इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो मैं बहुत सिंपलेस्ट उसमें आपको बता देती हूँ। दिस इज इथेन, जिसमें C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दिस इज इथेन, दिस इज इथाइन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। जब डबल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp2। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। सिंगल बॉन्ड कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? हमेशा sp3। जब डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी? sp हाइब्रिडाइजेशन। आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आपको चूज करना होता है कि असाइन which carbon is having sp, which carbon is having sp2 and which carbon is having sp3 hybridization। तो इसी के बेस पर हम चूज कर सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। नहीं, in the next video I will discuss the hybridization which involves d orbital also। इसमें मैंने अभी d orbital डिस्कस नहीं करे हैं। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन चूज कर सकते हैं। सो आई होप ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डी ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करूंगी। थैंक यू।